हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स की। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज के पूरे वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखें, आराम से धीरे धीरे देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, क्या होता है सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग किससे बने हुए हैं, मैटर से। ठीक है, मैटर से हम लोग बने हुए हैं। मैटर दो तरह का होता है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। ठीक है ना, एक प्योर और एक इम्प्योर। अब प्योर में भी दो टाइप बढ़ता है, पता होगा, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। और इसमें आता है हमारा मिक्सचर, ये तो पता ही होगा। इसी एलिमेंट के अंदर हमको ये दोनों पढ़ना रहता है। ठीक है, एलिमेंट के अंदर ही क्या आता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। उसी पे आज चर्चा होगी। ठीक है ना, तो इतना नोट कर ले। चल, सबके बारे में पहले ही बता चुके हैं अलग अलग वीडियोस में। ठीक है, तो एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड्स। ठीक है, मेनली हम लोग को मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस को जानना है, उसको जानेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के एग्जाम में, सीबीएसई या बिहार बोर्ड में हर बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। या तो फिजिकल डिफरेंस बोल दे या केमिकली डिफरेंस बोल दे, मतलब फिजिकल क्या डिफरेंस है और केमिकली क्या डिफरेंस है वो। ठीक है, ये दोनों में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहीं से जान लेंगे, मेटल किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या होता है, इसके लिए वीडियो पहले से डाला हुआ है, जाके पहले देख लीजिए, लिंक नीचे दे देंगे। ठीक है, चलो, मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। हम मेटल उसको बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस चार्ज अपना ले। ये कोई मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे क्या आ गया, M+। और नॉन मेटल उसको बोलेंगे, N फॉर नॉन मेटल मानो, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दे, निगेटिव आयन। सबसे पहचानने का सबसे आसान तरीका, जिसपे प्लस हो वो मेटल होता है, जिसपे माइनस हो वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है। सेकेंड पॉइंट है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए भी बताया जा चुका है। वैलेंसी, तो जिसका वैलेंसी 1, 2 या 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो या कभी कभी 4 हो, वो होता है मेटल। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 हो, वो होता है नॉन मेटल। और 8 वाला सब जानते हो नोबेल गैस होता है, 8 वाला नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, यही सब बोला जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन है दोनों में डिफरेंस पता करने का। तीसरा और बेसिक, मतलब हम लोग देखते हैं आसपास में, ये चमकता है। ठीक है ना, शाइन करता है, शाइन करता है। और ये डज नॉट शाइन, ये शाइन नहीं करता है, ये भी डिफरेंस है। ये चमकता है, ये नहीं चमकता है। ये डक्टाइल होता है, डक्टाइल का मतलब क्या, डक्टाइल, हाँ। और ये नॉन डक्टाइल होता है। ठीक है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उसको खींच कर तार की तरह लंबा कर देना। ठीक है ना, जिससे लंबा लंबा तन्यता, वेरी गुड, जिससे लंबा लंबा तार बनाया जा सके। ठीक है ना, एक होता है मेलिएबिलिटी, जिसको क्या बोलते हैं, आघात वर्णता। ठीक है ना, चादर की तरह मेलिएबिलिटी होता है, इसमें होता है और इसमें नॉट, इसमें नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसको पीट कर इसका चदरा बना सकते हैं, मेटल का, नॉन मेटल का नहीं। ठीक है, क्या, आवाज, हाँ, सोनोरस होता है ये, साथ ही साथ क्या होता है, सोनोरस होता है। इसमें एक अलग प्रकार का पीटने पर आवाज निकलता है, जबकि इसमें नहीं निकलता है। ठीक है, हाँ, इसमें ठक ठक करे या जो भी करे, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का आवाज निकलता है। देखते हो ना, लोहा बजाते हैं तो ये भंगुर हो जाता है। हाँ, भंगुर हो जाता है पीटने पर, कोई दिक्कत इतना में।
साथ ही साथ उसके बाद क्या याद करेंगे, मेटल जो होता है वो अधिकांशतः मेटल ठोस होता है। इतना पहले नोट हो गया। हाँ, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 हो गया। चलो देखो, अधिकांश जो अगला पॉइंट क्या है, अधिकांश जो मेटल होता है, अधिकांश वो सब के सब होते हैं सॉलिड। ठीक है, अधिकांश मेटल सॉलिड होता है। अधिकांश मतलब लगभग सारे, एक का दुक्का को छोड़कर। और ये सॉलिड भी होते हैं और कुछ कुछ गैसेज भी होते हैं। ठीक है ना। एक्सेप्शन दोनों में क्या है, एक्सेप्शन है इसमें है, एक्सेप्शन में पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है ना। और इसमें आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, ये भी लिक्विड होता है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, अगर देखो क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। एक तो दे देगा विच ऑफ द मेटल इज लिक्विड, इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो मेटल बोले तो मरकरी, नॉन मेटल बोले तो ब्रोमीन। अगर बाई देवे क्वेश्चन फंसाने वाला फंसा सकता है एलिमेंट बोल दे, उसमें मरकरी आप ब्रोमीन दोनों दे दे, तब तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन होगा, तो दोनों आंसर होगा, क्योंकि दोनों तो एलिमेंट है ना। ठीक है ना। अगर एलिमेंट बोलेगा तो दोनों हो जाएगा। क्या ठीक, दो बोथ ए बी एंड बी दोनों रहेगा, नहीं कैसे रहेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर से इसमें बताए थे क्या, ये चमकता है, शाइन करता है, अभी बताए थे ना। ये शाइन नहीं करता है, नॉट शाइन। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में कौन चमकता है, ये हीरा, आयोडीन चमकता है। आयोडीन और ग्रेफाइट। हाँ, कार्बन का प्रूफ है, आयोडीन और ग्रेफाइट चमकता है। ठीक है ना, ये दोनों में चमक होती है। ठीक है, चलो शाइन करता है, शाइन नहीं करता। साथ ही साथ ये जो होते हैं मेटल्स, वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करते हैं। और ये सब के सब क्या होते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन एक है जो कंडक्टर होता है एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में क्या आता है, ग्रेफाइट। पेंसिल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पेंसिल का एक्सपेरिमेंट कर देख लेना। और उसमें दोनों का, हाँ, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्टर होता है और ये दोनों का इंसुलेटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया ना, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस। अब क्या हार्ड, हाँ मेटल हार्ड होता है, या सॉलिड लिख दे तो सॉलिड सब कुछ हार्ड होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, हार्ड, कोई कुछ हार्ड होता है, कुछ गैस में होता है, और एकमात्र लिक्विड होता है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी इसका हाई होता है, इसका लो होता है। और भी बहुत सारे टर्म है, टर्म्स निकालोगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब मेटलॉइड की बात करते हैं। अच्छा, मरकरी में जो रहता है, हाँ, पारा, लिक्विड फॉर्म में, हाँ लिक्विड फॉर्म में रहता है। हिलाते हैं तो काहे नहीं आगे पीछे वही तो होता है। थर्मामीटर नहीं देखे हो, हाँ, थर्मामीटर में क्या होता है, आगे पीछे टेम्परेचर कैसे पता चलता है, उसी से तो पारा जहाँ जाता है ना तो बताते हैं। देखो मरकरी में क्या होता है ना, उसको हीट मिलता है ना, तो कोई भी चीज़ हीट मिलता है तो फैलता है। ठीक है ना। तो मरकरी नहीं, वो इसमें भी तो रहता ही है। देखो अब इधर मेटलॉइड की बात करते हैं, तो मेटलॉइड उसको बोलते हैं जो जिसमें मेटल भी हो प्लस नॉन मेटल, जिसमें दोनों का गुण होता है, दोनों का प्रॉपर्टी होता है। मतलब कुछ मेटल का प्रॉपर्टी होता है, कुछ नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना। देखो मेटलॉइड ये सब का यूज सेमी कंडक्टर बनाने में होता है। एगो कंडक्टर होता है, एगो सेमी कंडक्टर होता है। हम लोग बचपन से सीखते हैं क्या, या कोई बताया नहीं बताया, तो ऐसा हम तो बताए होंगे शायद, कि करंट फ्लो नहीं करता है, बताए होंगे ना। करंट डज नॉट फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। किसमें, कंडक्टर में। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें करंट भी फ्लो करता है। एग्जाम्पल के लिए आगे क्लास 11 जानना पड़ेगा। ठीक है ना। क्लास 12 में पढ़ना है सेमी कंडक्टर, उसमें करंट फ्लो करता है, छोटा छोटा होल्स होता है ना, उसी से ये आगे जानोगे। तो जितना अधिकांश जो सेमी कंडक्टर होते हैं ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब का बनाया जाता है। तो सिलिकॉन हो गया हमारा, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स में आता है। बोरॉन हो गए, ये भी हमारा मेटलॉइड्स आता है। ठीक है ना। एंटीमनी हो गया, एंटीमनी, एंटीमनी को लिखते हैं एसबी। ठीक है ना। क्या, तीन एंटीमनी, और भी बहुत सारे हैं, याद रखना। 2 गो आता है लिखने के लिए, नेम 2 मेटलॉइड्स, ये दोनों लिख देना, कोई दिक्कत है। इतना होता है डिफरेंस फिजिकल में। फिजिकल में कोई दिक्कत, नोट कर लो।
फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग जान लिए एकदम अच्छे से। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जितना भी मेटल होता है, मेटल वो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है, जितना भी मेटल होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, याद रखना, ठीक है ना। जैसे हम लिखे Mg एक मेटल है, मैग्नीशियम को हम कंबाइन करवाए ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ चला आएगा और यहाँ 2 लग जाएगा, कोई दिक्कत है। हम लिखे सोडियम Na, ओके, और प्लस O2, तो क्या बन जाएगा, Na2O, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसको, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो याद रखना जितना भी मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑलवेज क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहला यही है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो इसको मिटा रहे हैं, नोट करते जाना। हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी रिएक्शन ले क्या, वाटर के साथ, ठीक है। अब देखो मेटल जो है, मेटल वो वाटर के साथ कंबाइन करके, वाटर के साथ कंबाइन करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, याद रखना यहाँ पर क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। बताते हैं कैसे बनता है, हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलता है, ठीक है ना। जैसे में हम ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं, Zn, ठीक है, या जिंक ले लेते हैं, हाँ जिंक ले लिए, और यहाँ ले लेते हैं वाटर H2O, ठीक है ना। या मान लो कैल्शियम लेते हैं, छोड़ो कैल्शियम नहीं, हाँ सोडियम लेते हैं, सोडियम से अच्छा रहेगा, सोडियम और H2O। तो अभी बताए थे जस्ट H2O किस में ब्रेक करता है, H प्लस OH माइनस में, ठीक है। H2O ऑलवेज ब्रेक्स इन H प्लस एंड OH माइनस। तो Na पे होता है प्लस वाला किसके साथ, माइनस के साथ, तो क्या बनेगा, NaOH हो गया, और प्लस क्या निकलेगा, H2 इवॉल्व करेगा, कोई दिक्कत है। तो याद रखना सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कि पहला प्रॉपर्टी क्या था कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल कंबाइंड विद वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व H2 गैस, ठीक है। तो याद यही रखना, क्वेश्चन आता है व्हेन मेटल कंबाइंड विद वाटर विच गैस इज इवॉल्व्ड, कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत है। चलो देख रहे हैं कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस Na एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन यहाँ 2, 1 2 3 हो गया ना, तो 3 यहाँ हुआ है, तो क्या कर दें, 2 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लग गया और 2 यहाँ लग गया, तो 4 हो गया ना, और हाइड्रोजन ये 2, ये देखो बैलेंस हो गया, 2 गो सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 4, और हाइड्रोजन 2 और 2 4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको, समझ में आ रहा है ना, अरे तुम ही लोग से पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है। चलो तीसरा में किसे रिएक्ट करवाएं, अब मेटल लेंगे और एसिड ना, मेटल के साथ एसिड, कोई दिक्कत, तो एसिड लेंगे, यहाँ पे कुछ बनेगा, ठीक है, प्लस H2 गैस निकलेगा, इसमें भी क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई मेटल ले लो, मान लो हम लिख रहे Zn, ओके, प्लस HCl, Zn प्लस HCl ले लिए, तो कंबाइन करके बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। मान लो हम लिख लिए Na प्लस HCl, तो NaCl बन जाएगा, और प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। ज़्यादातर चांस रहता है यहाँ नमक बनने का, ठीक है ना। जैसे अगर Ca लोगे, Ca और HCl ले लो, तो बनेगा CaCl2 और प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा, कोई दिक्कत है। तो ये भी क्या है, ये भी नमक है,
ये भी नमक है, नमक का फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद, देखते हो नमक पसीज जाता है, हाँ। पसीजा हुआ नमक देखे हो ना, हाँ। उसी का फॉर्मूला ये होता है, पसीजा। अरे नमक पसीज नहीं जाता है, हाँ। उसी का फॉर्मूला ये होता है। इसमें क्लोरीन आके, हाँ, क्लोरीन का मात्रा नेचर से मतलब बढ़ जाता है, प्रस्वेद लवण का फॉर्मूला आता है, ठीक ना। इसको इंग्लिश में शायद याद नहीं क्या बोलते हैं, हटा दिया अपने आप से। बता रहे वो बाद में, अभी बस जानो ना कि इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ज़्यादातर चांस रहता है सॉल्ट बनने का, कोई दिक्कत नहीं ना। बैलेंसिंग की बात है तो देखो यहाँ क्लोरीन एगो है ना, ये पर टिक एगो हो गया, 2 गो है तो यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, नहीं ये तो है, ये है बैलेंस हो गया। इसमें देख लो H2 है, यहाँ एगो H है तो 2 गो यहाँ लगाते हैं, 2H हो गया, 2 Cl हो गया, 2 Na हो गया, कोई दिक्कत। Cl2 है तो 2 लगा दिए और H2 बैलेंस है, कोई दिक्कत बैलेंसिंग में नहीं ना। याद रखना जब भी कभी भी बनाना तो पहले बैलेंस कर देना उसको, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, इतना पॉज कर दो। हाँ चलो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। देखो समझा देते हैं। ऑक्सीडेशन जो करवाता है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है ना जी, अब ऑक्सीडेशन हुआ तो कोई ना कोई तो करवाने वाला होगा ना, तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जिसके कारण होता है ऑक्सीडेशन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके कारण रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, पहला चैप्टर में यह है, ठीक है ना, जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन टू रेड्यूसिंग, हाँ उल्टा, जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसको क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका होगा रिडक्शन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत है नहीं ना। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होता है रेड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जैसे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर Zn लिखे प्लस HCl लिखे, क्या बनेगा, ZnCl प्लस H2 बनेगा। कोई दिक्कत। चलो देख रहे हैं Zn यहाँ कितना, अभी सुबह में अभी यही पता था ना, Zn यहाँ पर 0 पे है, 0 पे खाली मतलब 0 पे, यहाँ कितना पे आ गया निकाल लो, +1 पे, +1 पे है, ठीक है। Cl यहाँ पर -1 पे है, यहाँ भी Cl -1 में है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, +1 पे है, और यहाँ हाइड्रोजन 0 पे है। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे ऐसे भी सोचो ना कि इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब ना क्लोरीन एक पास आएगा। अरे Zn देखो ये रिएक्शन बनता कैसे है, Zn क्या करता है, Zn एक इलेक्ट्रॉन लूज करके दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn डबल प्लस बनाता है, ठीक है ना। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn डबल प्लस बनाया, और क्लोरीन क्या करता है 2 को गेन करके क्लोरीन माइनस होता है, ये है माइनस है तो माइनस है यहाँ पर। हाइड्रोजन ऐसे देखो यहाँ +1 है, यहाँ पे क्या आ गया 0। तब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बताओ तो जरा, हुआ है इसका जिंक का, जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, हाँ हाँ सॉरी ZnCl2। और ये हाइड्रोजन का क्या हुआ है हाइड्रोजन का रिडक्शन, रिडक्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम एक तरीका से, और एक तरीका से और समझ सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके तभी ने से कंबाइन किया होगा। सोचने वाली बात है, मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन कैसे करता है, +1 से 0 पे गया, इस रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इनमें तो इसको एक और तरीका से समझ सकते हो, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक और डेफिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ, ध्यान से सुनना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू अ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लोरीन क्या है, माइनस होता है क्लोरीन पे, नॉन मेटल होता है, या सीधा ऑक्सीडेशन, ये एडिशन ऑफ नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल एक में जुटा है Zn में, तो Zn का क्या होगा ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ निगेटिव कंपाउंड, निगेटिव एलिमेंट, निगेटिव है जिंक में जुटा तो जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्लोरीन एक में से हटा तो हाइड्रोजन का क्या हो गया रिडक्शन। समझ में आया। हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुटेगा ऑक्सीडेशन, हटेगा रिडक्शन। यहाँ देख रहे हो यहाँ जुटा है एक में
तो Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। एक हाइड्रोजन में से हटा है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन का ऑक्सीडेशन का और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का हाँ, तो मेटल और नॉन मेटल में देखो, मेटल में एंड नॉन मेटल में क्या होता है? मेटल जो होते हैं, जो भी जितने भी मेटल होते हैं वो सब का सब होते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट। अभी समझाए रेड्यूसिंग एजेंट कैसे होगा। जैसे यहाँ जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ ना जी, तो जिंक को क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। जिंक मेटल था, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ तो मेटल क्या हो गया? रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख रहे हो कि Cl का यहाँ पर क्या हो, सॉरी हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। इसका रिडक्शन मतलब ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, कैसे? देखो यहाँ जिंक है ना, ये क्या बनाया? ZnCl2। अगर ये हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये कहीं बनाता? सोच कर देखो। अगर ये कंपाउंड यहाँ पे नहीं रहता, बाय द वे यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। इसको देखो, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसलिए जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट, और H का हुआ है रिडक्शन, इसलिए ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको इसे समझो, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे है ना, इसका हमको रिडक्शन करवाना है, तो ये जो रिडक्शन कब हो? जब क्लोरीन एकरा में से हटेगा। अभी बता ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हटने के लिए कोई ऐसा होगा ना जो इसको पकड़ेगा, तो इसको पकड़ने के लिए कौन है? जिंक। अगर जिंक नहीं रहता तो रिडक्शन होता, तो रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? तो जिंक क्या हो गया? एजेंट का काम किया। एजेंट का काम क्या होता है? अरे दलाल अगुआ का काम क्या होता है? ब्याह करवाना ना, बस वही समझो। तो अगर ये नहीं रहता बाय द वे, तब तो ये हटता ही नहीं, किसके पास जाता? कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना। यही था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जितना भी मेटल होगा सबका सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि सबका साथ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है सबका, ऐसे भी समझ सकते हो। और ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका क्या होता है? रिडक्शन। कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाँ देखो, इससे तुम्हारा 2 चैप्टर कवर हो गया क्लास 10th। 2 चैप्टर कैसे? एक होता है ये चैप्टर हो गया कवर, दूसरा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सेम चीज़ पढ़ना है। कोई दिक्कत है? चलो इतना नोट कर लो, हो गया। प्रॉपर्टी इतना ही जानना है, पॉज कर लो। अब बात करेंगे, इधर ध्यान दो, अब बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज की। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है उसकी, ठीक है। देखो तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज यही है, ये के पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, पीवी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी हो जाएगा, ये चांदी और सोना, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे जाता है, मतलब जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी घटता है, रिएक्टिविटी घटता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, मतलब किसी भी रिएक्शन में पोटेशियम का इतना पावर है कि वो केकरो हटा सकता है। कैसा भी रिएक्शन हो पोटेशियम किसी को भी हटा सकता है, ठीक है। उसके नीचे सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये है, याद रख लेना है। मदद कहाँ पे मिलेगा तुमको? तुमसे कोई पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन, जैसे Zn दे दिया, ऊपर लिखते हैं Zn दे दिया, देखो ध्यान से यहाँ पर Zn दे दिया प्लस CuSO4 दे दिया, ओके। ये क्या बनाएगा? ZnSO4 और Cu बाहर निकलेगा, या Cu प्लस ZnSO4, तो ये बन जाना चाहिए CuSO4 प्लस Zn। कौन सही है, ठीक है ना, पूछेगा इसमें से कौन रिएक्शन सही है, ठीक है। तो कौन सही है? हमको तो लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन नहीं, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। कैसे पता करेंगे? देखो जिंक, कॉपर, जिंक कहाँ है? सबसे पहले कॉपर है, सॉरी जिंक यहाँ है, और कॉपर कहाँ है? एकरा से नीचे है ना, मतलब पावरफुल कौन हुआ? जिंक हुआ। तो पावरफुल वाला इसमें होता है कि इसको मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, मतलब मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव देख रहे हो जिंक है, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। तो जिंक यहाँ से क्या बन गया, ZnSO4, ठीक है। आप लेकिन और Cu बाहर निकल जाएगा और कॉपर यहाँ रखेंगे तो नहीं होगा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो क्या, यहाँ पर अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, वैलेंस अलग अलग लिखो। देखो हम लिखे Zn प्लस Cu पे डबल प्लस होता है, ये तो जानते हो, ठीक है। तो Zn क्या करता है, इस पे जीरो है, अभी इस पे जीरो होता है, ठीक है ना। तो Zn क्या करता है, इसका डबल प्लस Cu डबल प्लस है, कॉपर डबल प्लस है, ठीक है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये बन जाता है Zn डबल प्लस। कोई दिक्कत है, Zn डबल प्लस बनेगा तभी तो कंबाइन करेगा SO4 के साथ। ये जीरो क्यों? अरे Zn सिंगल है, यहाँ पे जीरो होगा ना, और ये Cu डबल प्लस से Cu पे आ जाता है, Cu डबल प्लस से Cu पे, हाँ प्लस Cu। देखो एक्चुअल में ये होता है, इस सीरीज के हिसाब से Zn पे जीरो चार्ज, अभी तो जीरो है, कुछ है, और Cu पे डबल प्लस है तभी इसके साथ कंबाइन किया है। रिएक्शन के बाद क्या बना, Zn डबल प्लस और प्लस Cu। कोई दिक्कत, या ये इसके हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से ये बनता है, और नीचे वाले के हिसाब से देखो ये बनता है। अगर नीचे वाले के हिसाब से देखें तो ऐसे बनेगा, Cu प्लस Zn डबल प्लस, और यहाँ बनेगा Cu डबल प्लस प्लस Zn। कोई दिक्कत है, बताते हैं, देखो ध्यान से। ऊपर वाले के हिसाब से ये रिएक्शन हो रहा है और नीचे वाले के हिसाब से ये रिएक्शन हो रहा है। अब हमको पता करना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। देखो इसमें जिंक का क्या हुआ है, जिंक 0 से 2 पे गया, ऑक्सीडेशन। और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसमें जो है कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और जिंक का क्या हुआ है, रिडक्शन। चलो देखो, जिंक का रेड्यूस, ये जो सीरीज होता है, ये सीरीज साथ साथ एक चीज और बताता है, रेड्यूसिंग एजेंट का, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लास 11th में जाओगे सीखोगे, ये बताता है रेड्यूसिंग एजेंट का। जो जितना ज़्यादा ऊपर है, जो जितना ज़्यादा ऊपर है वो ज़्यादा रेड्यूस करता है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा, मतलब उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो रिड्यूसिंग हो जाता है वही ऑक्सीडेशन होता है ना, तब वो ज़्यादा रिड्यूस करेगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब जिंक यहाँ पर क्या है, ये कॉपर का रिडक्शन करवाने के लिए जिंक जिम्मेवार है ना, तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऊपर जिंक है, ध्यान समय, ऊपर कौन है, जिंक, और नीचे कॉपर है, मतलब ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट जिंक के पास है, ई रिड्यूस करेगा, मतलब ऊपर वाला सही है। यहाँ पे कॉपर रिड्यूस कर रहा है ना, कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन होना तो जिंक को चाहिए। कोई दिक्कत है, बस हो गया, समझ गए ना। ओवरऑल रिएक्शन ये होता है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला गलत है और ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है, कभी कभार ये दे देगा, आप पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आता है क्या, वाई, क्वेश्चन आता है वाई Fe डिस्प्लेस Cu फ्रॉम CuSO4, ठीक है। Fe फेरस CuSO4 सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस क्यों कर देता है, दैट इज Fe प्लस CuSO4, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ये एक्चुअल में क्यों होता है, हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्यों, मतलब ये Fe डिस्प्लेस क्यों करेगा, तो आंसर ऐसे लिखना है, बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेस। ये हो गया अच्छा वाला आंसर। और अच्छा लिखना है तो लिख देना Fe इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट। Fe का क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसलिए ये डिस्प्लेस करता है, जबकि कॉपर नहीं करेगा। कोई दिक्कत है, हो गया रिएक्टिविटी सीरीज खत्म, काम खत्म। क्या हाई रिएक्टिव होता है, मेटल लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन ही लूज क्यों रहता है, नॉन मेटल क्या है, देखो सुनो बताते हैं। नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर साझा करके कर सकता है रिएक्शन, लेकिन मेटल के पास वैसा टेंडेंसी नहीं होता है। देखो निगेटिव ऐसे समझो ना, निगेटिव वाला इंसान आस पास आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो पॉजिटिव इंसान कहीं नहीं आ सकता। दो कोरोना के मरीज के एक साथ कभी नहीं रखेगा,
रखेगा। लेकिन एगो कोरोना एगो निगेटिव कोरोना दोनों निगेटिव, ऐसे समझो ना यार। मान लो किसी इंसान, देखो एक ऐसे कोरोना से समझो, ज़्यादा जल्दी समझोगे। देखो मान लो कि कोई कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, एक और कोरोना पॉजिटिव है, दोनों को पास में रखेगा नहीं ना। लेकिन एगो कोरोना नेगेटिव है और दोनों कोरोना नेगेटिव है तो आराम से पास पास रहेगा, ठीक है। या एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव है, अब ई पॉजिटिव है इसको पता है लेकिन इसको तो नहीं पता है, तो अगल बगल में आ सकता है, लेकिन ये दोनों कभी पास पास आएगा नहीं ना। उसी तरीके से मेटल मेटल कंबाइन नहीं करते हैं, जबकि मेटल नॉन मेटल कंबाइन कर जाते हैं, और नॉन मेटल भी कंबाइन करता है। तो मेटल बेचारा अकेले बचेगा ना, इसके पास एक ही चारा क्या होता है कि हम नॉन मेटल से कंबाइन करें, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कोई दिक्कत?